एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। माई सेल्फ रोशनी गौतम। और इस क्लास में आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, जहां पर एसबीआई मेंस को टारगेट करते हुए 2024-2025 की बात करें तो जो कि आपका अप्रैल में हो सकता है, उसी को टारगेट करते हुए आप सभी के लिए एक इनिशिएटिव लाया जा रहा है, जहां पर हम टॉप और फास्ट ट्रैक में रिवीजन करेंगे जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इकोनॉमी और करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज, और यहाँ पर कंसेप्ट भी बताया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। आप चाहते हैं कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम तैयारी करें तो हमारे पास कोर्सेज भी अवेलेबल है। आप कोर्सेज को बाय कर सकते हैं, जहाँ पर प्रॉपर आपकी तैयारी कराई जाएगी मिनिमम टाइम में। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां पर भी जा सकते हैं या हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अभिपीडिया की पूरी टीम आपकी हेल्प करेगी। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और फास्ट ट्रैक पर ये सारे क्वेश्चन को देखेंगे। ट्राई करना खुद से क्वेश्चन की हाँ आपकी कितनी है तैयारी, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करना आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो देखो, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक किसको कहते हैं? क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है? क्या वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है? क्या वो एसबीआई होता है या पीएनबी होता है? क्या होता है? जल्दी से आंसर देना स्टूडेंट, सारे कमेंट सेक्शन में जरूर आप आंसर दीजिएगा। तो अगर हम देखें बैंकर्स ऑफ द बैंक, ये फीचर है किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे आरबीआई की बात करें तो जो कि सेंट्रल बैंक है इंडिया का, सेंट्रल बैंक को बैंकर्स ऑफ द बैंक बोला गया है। क्यों? क्योंकि सारी बैंकों का एक पेरेंटल बॉडी है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रूल्स रेगुलेशंस यही बनाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहीं पर हम स्टैब्लिशमेंट डेट याद करेंगे। ओके, स्टैब्लिशमेंट डेट देखो क्या है, यहाँ पर देखो सबके ही। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये 1 अप्रैल 1935 कौन से एक्ट से? एक्ट जो है वो 1934 एक्ट। और नेशनलाइज कब हो गया? 1949। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 1 जुलाई 1955। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो 12 अप्रैल 1895 को स्टैब्लिश हुआ। तो स्टैब्लिशमेंट डेट आप याद करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए क्या आंसर हो सकता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग व्हाट डज द टर्म आरटीजीएस स्टैंड फॉर? आरटीजीएस का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म पूछा गया है तो फुल फॉर्म भी हमें टिप्स पे पता होना चाहिए और इसकी डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे। क्या ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है? क्या ये रैपिड ट्रांजैक्शन गेटवे सर्विस होता है? अराउंड द क्लॉक ट्रांजैक्शन सिस्टम होता है? रिलायबल ट्रांसफर सेटलमेंट होता है? क्या होता है? चलिए इसके साथ साथ और भी बहुत सारे इंटरनेट, जो बैंकिंग इंटरनेट है उसके बारे में बात करते हैं। तो एनईएफटी की बात करें तो फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस, यही सवाल आपसे पूछा गया है। इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस होता है। अगर हम देखें तो सेटलमेंट, जब भी किसी को सेंड करते हो और कोई रिसीव करता है, उसके बीच में कितना टाइम पीरियड होता है? तो ये हाफ जो है आवरली में हो जाता है। रियल टाइम, इसको सिंक्रोनस भी बोल सकते हैं, अभी भेजा अभी आ जाता है। ओके, इसको भी रियल टाइम बोला जाता है। नाम से इसका काम समझ आ रहा है। ये 24/7 मीन्स 365 डेज अवेलेबल होता है। एट द सेम टाइम आरटीजीएस भी होता है और आईएमपीएस भी होता है। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं। ये ऑनलाइन अवेलेबल होता है। ये थोड़ा सा स्लो होता है बट ये फास्ट होता है, ये फास्ट होता है। राइट स्टूडेंट, मिनिमम कितने पैसे आप ट्रांसफर कर सकते हो? ₹1 एंड ये 2 लाख और ₹1। ओके, नो लिमिट, मतलब कोई बार ही नहीं है, मैक्सिमम कितने भी कर सकते हो, इसमें भी लो लिमिट नहीं है। अगर वही हम आईएमपीएस की बात करें तो ₹2 लाख तक कर सकते हो। ऑल राइट, चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं पर हम कमर्शियल बैंक के फंक्शंस को समझ लेंगे। तो देखो क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक? प्राइमरी फंक्शंस क्या होता है? क्या वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होता है, प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड प्रोवाइडिंग लोन होता है, कंडक्टिंग रिसर्च होता है? क्या रिसर्च तो कुछ नहीं करता है ये, लेकिन चलिए प्राइमरी फंक्शंस अगर हम देखें
कमर्शियल बैंक को क्यों बनाया गया था? इसका काम यही था कि हाउस होल्ड से सेविंग को डिपॉजिट करे और जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर जो फर्म है, प्रोड्यूसर है, उसको एडवांस करे, क्या, लोन। तो प्राइमरी फंक्शन मतलब मेन फंक्शंस यही है, और भी बहुत सारे फंक्शंस करता है जो कि अभी हम देख लेंगे। तो एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, चाहे वो करेंट डिपॉजिट हो, सेविंग डिपॉजिट हो, फिक्स डिपॉजिट हो, एट द सेम टाइम टर्म लोन हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, डिस्काउंटिंग बिल हो गया, ये सब क्या करता है? एडवांस करता है। ओके, ये है। एजेंसी फंक्शंस की बात करें तो फंड ट्रांसफर करता है, कलेक्शन ऑफ चेक्स और बिल करता है, पेमेंट ऑफ बिल, इंश्योरेंस टैक्स करता है, बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज करता है, और एक्टिंग एज अ ट्रस्टीज और एग्जीक्यूटर की जो है ये एक्ट की तरह रोल प्ले करता है। एट द यूटिलिटी फंक्शंस की बात करें तो डे टू डे सर्विसेज क्या क्या करता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड आपको प्रोवाइड करता है। ओके, ये है। इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी देता है। आपको लगता है आपके घर में जो गुड्स है वो सेव नहीं है तो आप बैंक्स में डिपॉजिट कर सकते हो, तो लोकर फैसिलिटी भी देता है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, मान लीजिए आप बाहर घूमने जा रहे हैं और आपको फॉरेन करेंसी चाहिए, तो क्या आप आरबीआई के पास जाएंगे? नो, आरबीआई के पास नहीं, आप कमर्शियल बैंक के पास जाएंगे, जिसको आरबीआई ने परमिशन दे रखा है, वो आप उसको एक्सचेंज करा सकते हैं। एट द सेम टाइम लेटर ऑफ क्रेडिट और गारंटी भी देता है। कोई बात नहीं, आप लोग ट्रांजेक्शन करो, बिजनेस करो, मैं बैठा हूं, मैं एज अ गारंटी, तो दो लोगों के बीच में गारंटी भी देता है, लेकिन वो कस्टमर होने चाहिए, ऐसे वो नहीं गारंटी देगा, हम लोगों के आप लोगों का नहीं देगा, रेगुलर कस्टमर होने चाहिए। ओके, ये क्रेडिट वर्दीनेस के बाद ही दिया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इन इंडिया करेंसी नोट इशू सिस्टम बेस्ड ऑन, इंडिया में जो करेंसी नोट है वो कौन से सिस्टम पर बेस्ड होता है? क्या वो प्रपोर्शन रिजर्व सिस्टम पर होता है, क्या वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम पर होता है, क्या वो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, फुल कन्वर्टिबिलिटी सिस्टम पर होता है? क्या लगता है आपको कौन सा है? तो चलिए इसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो हम बात करें तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फॉलो करता है आरबीआई, मीन इतना रिजर्व्स अपने पास रखता है ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। ओके, ये है। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम की बात करें तो 200 करोड़, ओके 200 करोड़, जिसमें 115 जो होती हैं गोल्ड और दोनों होता है, गोल्ड और फॉरेन करेंसी हो गई, जो कि 200, जिसमें से 115 जो करोड़ होता है वो गोल्ड, और जो बच गया मींस 85 करोड़ जो होंगे वो किस में रहेगा? फॉरेन करेंसीज में रहेंगी। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम आरबीआई इसको फॉलो करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ M2 मनी सप्लाई? तो यहीं पर M1, M2, M3, M4 लिक्विडिटी के बेसिस पर भी आपने डेफिनेशन पढ़ना है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेके आऊंगी। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, मतलब कि यहाँ पर M2 का क्या डेफिनेशन होगा? करेंसी इन सर्कुलेशन होगा, सेविंग डिपॉजिट होगा, टाइम डिपॉजिट होगा, या डिमांड डिपॉजिट हो? तो एक बार रिवाइज कर ले, M1, M2, M3, M4। अगर बात करें स्टूडेंट तो टिल 1967 की बात है और 68 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मेजर्स मतलब कि कैलकुलेशन के लिए नेहरू मेजर्स को फॉलो करता था। आफ्टर 1997 M1, M2, M3, M4 का डेफिनेशन हो गया मनी सप्लाई का। तो इन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर M1 की बात करें तो M1 क्या होता है? M1 होता है करेंसी विद पीपल, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ऑल राइट, देखो यहाँ पर M2 का डेफिनेशन क्या होगा? M1 प्लस सेविंग ऑफ पब्लिक विथ पोस्ट ऑफिस की बात कर रहे हैं। ओके, M1 नेट डिमांड डिपॉजिट, सॉरी नेट टाइम डिपॉजिट, माफ करिएगा, नेट टाइम डिपॉजिट है। यही आपसे एग्जाम यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत डिटेल में आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। M3 की बात करें तो प्लस M3 जो अब तक था टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, ये सारी हैं। M3 को एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज भी बोला जाता है, मतलब ब्रॉड डेफिनेशन की बात करें तो M3 है, नैरो डेफिनेशन की बात करें तो M1 है।
M3 ब्रॉड डेफिनेशन है, M1 जो है वो आपका नैरो डेफिनेशन है। ये मोस्ट लिक्विड है, कैश इन हैंड कर सकते हो है M1 को, लेकिन जो बहुत लीस्ट, बहुत कम लिक्विड जो होता है वो M4 है। ओके, समझ आया? तो ये सारे आप देखिएगा, इसको करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका टाइम डिपॉजिट। M3 की बात कर रहे हैं ना, तो टाइम डिपॉजिट दैट इज C आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ? नॉट कॉम्पोनेंट ऑफ, हाँ ये M3 का होगा कंपोनेंट। ओके, M3 का कंपोनेंट, नॉट पूछा है M2 का। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हु इज ऑथराइज्ड टू इशू द कॉइन? कॉइन कौन, किसको ऑथराइज किया गया है? क्या वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है? क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है? क्या वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है? नेशनल स्टॉक मार्केट करता है? क्या करता है? तो अगर हम देखें कॉइन कौन करता है, तो कॉइन सबसे पहले ये देखिए कौन से एक्ट के थ्रू मिंट किया जाता है, तो कॉइनेज एक्ट 2011 के थ्रू। इसके पहले बहुत सारे एक्ट आ चुके हैं, तो कॉइनेज एक्ट 2011 जो है जिसके थ्रू कॉइन को मिंट किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत इशूइंग अथॉरिटी है, नॉट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफ कॉइन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ कॉइन को सर्कुलेशन में लेके आता है, लेकिन जो इशू करते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, तो मिनिमम रुपीज जो होती हैं, रुपीज की बात करें, मिनिमम कॉइन जो होता है ₹1 एंड मैक्सिमम इतना कर सकते हैं। बोलोगे मैम इतना तो होता नहीं, कर सकते मैक्सिमम 1000। ओके, तो सर्कुलेशन में अभी ये इससे ज़्यादा है, और 2 लैंग्वेजेस हमें देखने को मिलता है कॉइन में। एट द सेम टाइम पेपर करेंसी देखो, स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन की बात करें, डिनोमिनेशन मतलब उसकी फेस वैल्यू कितनी है? ओके, ₹1 और मैक्सिमम 10,000 तक कर सकते हैं। ₹1 यही क्वेश्चन पूछा गया, इशू कौन करता है? मिनिस्ट्री फाइनेंस। साइन कितना होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी का। अदर डिनोमिनेशन की बात करें तो वो इशू हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, जो कि सेंट्रल बैंक है। साइन किसका होता है? जो कि गवर्नर होता है। तो जल्दी से मुझे प्रेजेंट गवर्नर और कौन से नंबर वाले हैं वो भी आप लिख के बताना कौन से हैं। वैसे आप सभी को मालूम होगा, फिर भी लिख दो, रिवाइज हो जाएगा, है ना। करंट सीरीज महात्मा गांधी जी की सीरीज चल रही है। 17 लैंग्वेज हमें करेंसी में देखने को मिलता है, मतलब पेपर कॉइन में, पेपर करेंसी में, माफ कीजिएगा, कॉइन नहीं, पेपर करेंसी में देखने को मिलता है। तो आंसर समझ आ गया? आंसर क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑल राइट स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो कितने सारे कंसेप्ट आपको सीखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या हो सकता है? Which of the following committee has given the recommendation on फाइनेंशियल इंक्लूजन? पहले तो यही समझते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। हर एक सेक्टर और हर एक पर्सन जो है वो बैंकिंग फैसिलिटी ले पाए। ओके, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, सारी बैंकिंग। अगर हम देखें तो पहले जो लोग हैं वो बैंक नहीं जाना चाहते थे। क्यों नहीं जाना चाहते थे? बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ थी, उनको लगता था बहुत डिफिकल्ट काम है, तो वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मनी लेंडर से पैसे बोरो करते थे, और वो डेट क्राइसिस में, डेट क्या बात करें तो डेट मतलब कि लोन लेते थे, फिर उसको डेट क्राइसिस में बोले तो डेट क्राइसिस में वो होते रहते थे, और जब उनको पे करना होता था उसके लिए फिर से वो लोन लेते थे। तो ये सब सिचुएशन की वजह से, ये सब प्रॉब्लम और ये सब चैलेंजेस की वजह से हमारी कंट्री में फाइनेंशियल इंक्लूजन लाया गया। ओके, अगर हम देखें तो ग्रोथ या डेवलपमेंट की बात करें तो वो भी इंक्लूजन है, या एजुकेशन की बात करें तो वो भी इंक्लूजन है। एट द सेम टाइम फाइनेंशियल इंक्लूजन भी लाया गया, मतलब कि हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हर एक पर्सन जो है उनको बैंकिंग की फैसिलिटी होना चाहिए। और वन ऑफ द सिग्निफिकेंट स्टेप थी जन धन योजना। तो ये कौन सी कमेटी के द्वारा ये लाया गया सजेशन? तो आपके पास आंसर है राकेश मोहन कमेटी, सिन्हा कमेटी, रंगाराजन कमेटी या केलकर कमेटी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा रंगाराजन। रंगाराजन की बात करें तो इन्होंने बहुत सारे सजेशंस दिए हैं। तो हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास जो है बैंकिंग फैसिलिटी हो तो उसी को हम फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज शैडो बैंकिंग। शैडो बैंकिंग क्या होता है, इसको के बारे में बात करते हैं। तो आउटसोर्सिंग
ऑफ बैंकिंग वर्क बाय बैंक, ये होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज या इंटरमीडियरी। ओके, डोमेस्टिक बैंक, फॉरेन ऑपरेशन, फॉरेन बैंक ऑपरेटिंग इन अनदर कंट्री फॉर बैंकिंग एंड अदर एक्टिविटीज। क्या है? तो अगर हम शैडो बैंकिंग, मतलब बैंक नहीं है लेकिन उसकी शैडो है, बैंक जैसा है, ऐसे समझ आ रहा है? तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो है इंस्टीट्यूट वो एज अ बैंक रोल प्ले करते हैं लेकिन वो एक्चुअल में बैंक नहीं है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम एनबीएफसी बोलते हैं। एनबीएफसी एक कंपनी होती है जो प्रोवाइड करती है बैंकिंग सर्विसेज टू पीपल विदाउट होल्डिंग द लाइसेंस। अगर बात करें तो बैंक जो होते हैं वो ऑथराइज होते हैं किसके? फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, और वो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस और उनको लाइसेंस लेने की जरूरत होता है। ये कैसे लेके आते हैं? ये कंपनीज एक्ट के थ्रू आते हैं और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू आते हैं। ओके, ये है। ये डिमांड डिपॉजिट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम एनबीएफसी की बात करें स्टूडेंट, तो ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। डिमांड डिपॉजिट मतलब कि जो डिपॉजिटर है वो कभी भी आके विड्रॉल कर सकता है, तो ऐसी ही बॉडी होनी चाहिए, ऐसी इंस्टीट्यूट हो जाए तो जो कि उनके डिमांड्स को मीट कर पाए। तो ये जो है वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते, वेरी इंपॉर्टेंट, ये करते हैं। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसको एक बार चेक कर लेना। ये पेमेंट एंड सेटलमेंट नॉट, मतलब कि दो बैंकों में अगर प्रॉब्लम हो तो पेमेंट एंड सेटलमेंट का रोल प्ले नहीं करते। ये बिल्कुल ही इंटीग्रल पार्ट है और ये कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इनको रिजर्व रेशो नॉट रिक्वायर्ड, मतलब SLR CRR रखने की जरूरत नहीं होती है। इनको कंपल्सरी है, अगर नहीं रखेंगे तो फाइन इम्पोज होता है इन पर। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी की बात करें तो इन पे अवेलेबल नहीं होता है, इनमें अवेलेबल होता है। क्रेडिट क्रिएशन, डू नॉट क्रिएट क्रेडिट, ये क्रेडिट क्रिएशन करते हैं बैंक्स, दैट इज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं। ओके, ये है, अभी हम देखेंगे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक भी। चलिए, तो यहाँ पर समझ आ गया, मतलब बैंक नहीं है लेकिन बैंक की तरह रोल प्ले कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना एग्जाम्पल कौन कौन से बताओगे, चलो बता देना, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, जो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? चलिए देख लेते हैं कौन सा करेक्ट नहीं है। क्या RBI इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री है? लग रहा है आपको? देखो, RBI इज द बैंकर ऑफ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट होता है। RBI इज द कस्टोडियन ऑफ फॉर कंट्रीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। RBI वो एस्टैब्लिश इन 1949। क्या नहीं है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत हलवा क्वेश्चन है, आप सबको पता है। तो चलिए इसके सारे फंक्शंस को पढ़ लेते हैं। क्या है? अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ भारत में कब हुआ? 1 अप्रैल 1935। कौन से एक्ट के थ्रू? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ये कौन सी कमेटी के द्वारा सजेशन दिया गया था? तो हिल्टन यंग कमेटी जो थी, या रॉयल यंग कमेटी भी बोल दिया जाता है, इनके द्वारा किया गया था। अगर बात करें तो इनका हेड ऑफिस जो कि पहले कलकत्ता में, फिर 1937 में मुंबई में शिफ्ट हो गया। ओके, ये है। नेशनलाइजेशन मतलब कि पब्लिक के अंडर, पब्लिक के कंट्रोल, पब्लिक के ऑनरशिप में कब आ गया? 1949। तो 3 डेट याद रखिएगा, 1935, 1934, 1949। ओके, चलो अब हम फंक्शन को भी रिवाइज कर लेते हैं, एक बार इस पर नजर डाल लो कि क्या क्या है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या ये बैंकर्स बैंक है? अभी क्वेश्चन आ गया। तो यस, जो RBI है सारे बैंकों का पेरेंटल बॉडी है, तो हम बोल सकते हैं बैंकर्स बैंक है। ऑल राइट। इशूअर ऑफ करेंसी है? यस, इशू करता है करेंसी, लेकिन कॉइन नहीं। कॉइन कौन करते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, मॉनेटरी अथॉरिटी है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करना MPC का पार्ट है। ओके, ये है। रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम मीन्स मनी मार्केट को रेगुलेट करना क्या है? हमारा RBI करता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फेरा फेमा आया, ये कौन करते हैं? RBI करते हैं। बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट, बैंक के जो भी गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं, डेट मैनेजमेंट करना, वो भी RBI करता है। फेक नोट
नोट्स को डिटेक्ट करने का काम भी आरबीआई करता है। रेगुलेटर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट, अगर कोई भी दो बैंकों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इसका पेमेंट कौन करता है? आरबीआई ही करता है। डेवलपमेंट फंक्शन, डेवलपमेंट जैसे कि एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हो गई, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वन ऑफ द फेमस फंक्शन है आरबीआई का। ओके, प्रायोरिटी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, एमएसएमई या एक्सपोर्ट प्रमोशन करना हो तो वो कौन करते हैं? आरबीआई। आया समझ? तो देखो आंसर क्या होगा, आंसर तो समझ आ गया। आंसर क्या हो जाएगा? मैम इस्टेब्लिश 1949 में थोड़ी ना हुआ, कब हुआ? इस्टेब्लिश 1935। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं इसी के साथ। ओके, देखिए रिवाइज हो रहा है ना, तो बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखेंगे, हु मेंटेन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया। अभी तो हमने पढ़ा कौन रिजर्व, जो रिजर्व होती हैं फॉरेन रिजर्व्स, मेंटेन करता है। एक्सचेंज तो कमर्शियल बैंक भी कर सकता है, मेंटेन कौन कर सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं हो तो हम क्या हो जाएंगे? बड़ी प्रॉब्लम। जब 1991 में जो पॉलिसी लाई गई थी वो इसी वजह से लाई गई थी, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस। अब कोई भी चीज इंपोर्ट करोगे, नेसेसरी गुड्स को कैसे करोगे, है ना? इसका काम कौन करते हैं? हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, फेरा एंड फेमा, ओके, इसके बारे में भी नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके, तो हम देखें तो एक फंक्शन है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन है, वो क्या है? मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। किसके थ्रू करता है? तो फेरा के साथ। फेरा जो कि 1973 में इसका नाम चेंज हो गया। पहले रेगुलेट करता था, अब मैनेज करता है। ओके, मैनेज करता है। पहले रिस्ट्रिक्शंस थी, अब फ्लेक्सिबल हो गया मैनेज, जो कि एक्ट 1999 में मैनेजमेंट एक्ट आ गया है। राइट, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द एपेक्स बैंक ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अभी हमने देखा कि एपेक्स बैंक कौन है? आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, लेकिन एग्रीकल्चर का एपेक्स बैंक, एपेक्स का मतलब होता है मेन कौन है? पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, नबार्ड है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। मींस ये इनडायरेक्टली बोल रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या यही है? ये डेवलपमेंट फंक्शन करता है, लेकिन एक बॉडी, एक अथॉराइज बॉडी को बनाया गया है, दैट इज नबार्ड। नबार्ड की फुल फॉर्म की बात करें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि एस्टेब्लिश हुआ जुलाई 12, 1982। मैं आपको बताऊं तो आरआरबीज मींस रीजनल रूरल बैंक बहुत सारे हो गए थे, जो कि बहुत सारे क्राइसिस में जा रहे थे, तो उनको मैनेज करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए नबार्ड को लाया गया। राइट, ये कौन सी कमेटी का सजेशन था? तो सीवारमण कमेटी जो है उनके द्वारा ये सजेस्ट किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करेंगे। फुल फॉर्म याद रखिएगा 1982 में। तो यहीं पर हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो हम आपके लिए और भी बहुत सारी इनिशिएटिव लाया जाएगा स्टूडेंट, ये आप पर डिपेंड होगा। ओके, तो चलो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो एंड प्लस कोर्स बाय करना है तो आप हमें कॉल कर सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैट बॉक्स में अपने सजेशन को भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंड बिल्कुल तैयारी करना स्टार्ट कर दो। थैंक यू।